हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफिनिटी डिजिटल। आज हम लोग मेगा स्टैटिक टेस्ट 3 केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं एक बार फिर से। लास्ट एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, तो चलिए वो भी प्रैक्टिस हो गया। आज के एग्ज़ाम में आपका कैलकुलेशन बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से किया जा सकता है। ट्रिकी क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, मतलब अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन x+2। x+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इफ x-3 आयन हैज 14 प्रोटॉन्स। तो आपको पता है कि चाहे किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, प्रोटॉन में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर x-3 के लिए बात कर रहा है, अगर इसमें प्रोटॉन 14 है, प्रोटॉन अगर इसमें 14 है मतलब यही इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है कि नहीं। तो x-3 में प्रोटॉन 14 है मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है। मतलब x में प्रोटॉन है आपका कितना, अगर x हम न्यूट्रल एटम मान लें तो इसमें प्रोटॉन कितना है 14, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 14। और आपसे किसके लिए बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है x+2 आयन के लिए, मतलब कि +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो 14 ही होगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 कम कर दीजिए तो प्रोटॉन कितना हो गया 12। तो बहुत सिंपल सा बात है। क्वेश्चन ने बोला था x-3 आयन हमारे पास है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है, मतलब कि ये जो एटम है x उसका एटॉमिक नंबर है 14। x का एटॉमिक नंबर 14 है मतलब इसमें 14 प्रोटॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन है। तो x+2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्योंकि +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 14 - 2 12 विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द डाई पॉजिटिव जिंक आयन। तो आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब ये डाई पॉजिटिव हो या जो भी हो, मास नंबर आपको दे दिया है 65 और एटॉमिक नंबर आपका इसका होता है जिंक का 30, तो हमारा आंसर कितना होगा 35। बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, बच्चा टाइप क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इन विच कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एनायन। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। मतलब कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बोला है कौन से ऑप्शन में कैटायन एंड एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। मतलब आप कैसे पता लगाएंगे, तो NaCl का अगर बात करें तो NaCl में कैटायन कौन है Na+, एनायन कौन है Cl-। तो आप पता लगाओ कि Na+ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 10। वही अगर आप Cl- में पता लगाने जाओगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 18। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कैटायन और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप बाकी का चेक करो और उसके बाद जब आप K2S में आओ तो K2S कैसे डिसोसिएट होता है, तो 2K+ एंड S-2। तो अगर आप K+ में पता लगाओगे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो कितना हो गया 18। और अगर आप S-2 में देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन पता लगाओ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो कितना हो गया 18। तो इसमें कैटायन और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ीमैन इफेक्ट रेफर्स टू द। आपको बताया गया था कि ज़ीमैन इफेक्ट तब होता है जब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू
आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करवाते हो तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो स्प्लिटिंग आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जब आप पास करवाते हैं तो जो स्प्लिटिंग आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पर ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो पढ़िए, स्पेक्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये नहीं होगा। तो ये यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3, स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो तरीके का इफेक्ट था, ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, स्टार्क इफेक्ट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको बताया गया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। आपको दे दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी है हमारा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एक्साइटेड स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। तो कौन से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है? तो आपको एक बात पता है कि आप एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो आप एनर्जी निकाल लो ना, एनर्जी कितना हो जाएगा, -6.8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो पता चल गया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी 6.8 है इलेक्ट्रॉन का तो उसके पास एनर्जी कितना होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो वो कौन से ऑर्बिट में है, ये पता लगाना भी हमारे लिए इजी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू Z² बाई n²। तो एनर्जी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए -3.4, ये हुआ, यहाँ हो गया -13.6। हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 और n का वैल्यू आपको पता लगाना है। यहाँ से n का वैल्यू आप पता लगाओगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो इलेक्ट्रॉन कौन से, आपसे ये नहीं बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, अगर ये पूछता तो हम बोल देते सेकेंड, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, द एक्साइटेड स्टेट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट पर है मतलब ये कौन से एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। एक बार वो एक्साइटेड होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ चला जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रॉन के पास -3.4 वोल्ट का एनर्जी है मतलब वो सेकेंड ऑर्बिट पर है, सेकेंड ऑर्बिट पर है तो वो कौन से एक्साइटेड स्टेट पर है, तो फर्स्ट ऑर्बिट पर रहेगा तो एक बार एक्साइटेड होगा तो कहाँ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट पर जाएगा। तो सेकेंड ऑर्बिट पर आने के लिए उसको एक बार एक्साइटेड होना पड़ेगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 1। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी। ऑर्डर पूछा गया है तो और इलेक्ट्रॉन पहले कौन से वाले ऑर्बिटल में जाएगा, कौन से सबसेल में जाएगा, इसके लिए हमारे पास n+l रूल है। तो आप n+l रूल से सबका पता लगा लीजिए। तो 3D में n+l करेंगे तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, SPD 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5। 4s के लिए देखिए तो ये हो गया 4 + 0 4। 4p के लिए देखिए तो 4 + 1 5। 4d के लिए देख रहे हैं हम लोग तो 4 + 2 6 एंड लास्ट में है हमारा 5s। तो 5 + 0 कितना हो गया, 5। तो हमें ये पता चल रहा है कि n+l वैल्यू से सबसे कम वैल्यू किसका है, 4s का। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, तो सबसे कम एनर्जी आपका हो जाएगा 4s का, राइट। तो सबसे कम एनर्जी हो गया हमारा 4s का, ओके। उसके बाद n+l वैल्यू इसमें और इसमें सेम है। तो अगर l+l का वैल्यू 3, 2 या 2 से ज़्यादा सबसेल में ज़्यादा होता है तो हम n का वैल्यू देखते हैं, जिसमें n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। तो एनर्जी किसमें कम होगा सबसे ज़्यादा, इन तीनों को कंपेयर करें तो 3D में, उसके बाद 4p में, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5s, एंड लास्ट में आपका ये आ जाएगा 4d। तो ऑप्शन अपना मैच करवा लीजिए, 4s 3d 4p 5s 4d। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बात, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, मतलब n का वैल्यू आपको दे दिया गया है 3
बोला है सबसेल बताइए कितना होगा और ऑर्बिटल बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा या किसी भी सेल में कितना सब सेल होगा वो कैसे जानते हैं हम लोग? तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट सेल में एक सब सेल, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, इस तरीके से चलता है। तो नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू क्या होता है? n। अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो सब ऑर्बिट भी 1 होगा, ऑर्बिट नंबर 5 है तो सब ऑर्बिट भी कितना होगा? 5। तो n का वैल्यू 3 है तो सब सेल इसमें कितना हो जाएगा? 3। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का बात करें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? तो ये होता है n स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपसे पूछा गया है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो आप सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा। तो अगर आप mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5। अगर आप Fe का लिखने जाओगे तो Fe का हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6। अगर आप Cr का लिखने जाओगे तो Cr का हो जाएगा आर्गन 4s1 3d5। एंड क्या वो Mn हो गया, Fe हो गया, Cr हो गया, कौन सा बचा है? एक Zn। तो Zn का अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया आर्गन 4s2 एंड 3d10। ओके, तब आप देख लीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस इसमें कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सब तो पेयर्ड ही है, ये भी पेयर्ड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर कितना है? 5। इधर बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? ये तो पूरा पेयर्ड ही है। अब 3d5 है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो पहले पांचों में एक इलेक्ट्रॉन देंगे। 6th वाले में पेयरिंग हो, मतलब 5 में एक आ गया, फिर पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन डाल डालेंगे तो एक में पेयरिंग हो गया है, बाकी 4 अनपेयर्ड रह गया आपका। यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 6। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बात करें तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबका सब पेयर्ड है। तो आपसे बोला पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए किसमें, तो सबसे कम या सबसे ज्यादा बात करें तो किसमें होगा? Cr में। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखते हैं कौन सा होगा। उसके बाद हो जाएगा Mn में और उसके बाद होगा Fe में। तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। Next question 54. Which transition in the hydrogen atomic spectrum will have the same wavelength as the transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum? मतलब कि बोला जा रहा है कि कौन से वाले हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पर He प्लस का बोल रहा है इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से आ रहा है 2nd ऑर्बिट पर, राइट। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर आए ताकि इसका वेवलेंथ He प्लस का वेवलेंथ एंड हाइड्रोजन का वेवलेंथ सेम हो जाए। मतलब बोला जा रहा है वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड वेवलेंथ ऑफ He प्लस आयन आपको क्या करने का है? इक्वल करना है। ओके, कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है R इंटू, अगर आपको याद हो फॉर्मूला था 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा लिखें या लैम्डा लिखें? ठीक है, तो आर जेड स्क्वायर आपका हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना हो गया? 1 बाई n1 स्क्वायर। n1 का वैल्यू हमें नहीं पता, n2 का वैल्यू भी हमें नहीं पता, यही हमें पता लगाना है। He के लिए हमें सब कुछ पता है, R तो R ही हो गया। जेड स्क्वायर का बात करें तो हीलियम के लिए ये हो गया 2 का स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इधर हो गया 1 बाई n2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो r से r इधर गया तो ये आया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ये आ जाएगा 4 इंटू, ये हो गया 1/4, इधर हो जाएगा ये 1/16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/16, ये इधर से गया तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो अब आप n1 और n2 का क्या वैल्यू पुट करें ताकि आपका n1 स्क्वायर यहाँ पर, मतलब n1 का क्या वैल्यू पुट करें और n2 का यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें ताकि आपका वैल्यू 3/4 आ जाए। तो अगर आप मान लीजिए n1 का वैल्यू 1 पुट करते हैं और n2 का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा, 3/4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n1 का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन 2 से किधर आना चाहिए, 1 पे, तभी He प्लस का वेवलेंथ और हाइड्रोजन का वेवलेंथ इक्वल होगा। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 55, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर। आपको Kp का वैल्यू दे दिया गया है 10⁻⁻10। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी आपसे पूछा गया है, आपको पता है फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, -2.303 RT log K। यहाँ पर आप ये वाला वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। -2.303, R का वैल्यू दिया है 2, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर शुड बी 298 एंड K का वैल्यू कितना है, log 10 टू द पावर कितना, -8। इसको सॉल्व करिए, -2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 10⁻⁸ का वैल्यू -8 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा 10980 कैलोरी। आपके ऑप्शन में किलो कैलोरी में है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10.98 किलो कैलोरी। ऑप्शन मैच करवा लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में E0 देके रखा है, इन दोनों का E0 दिया है, इसका E0 पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन लिख देंगे, OCl माइनस गिव्स Cl माइनस, इसको E0 1 नाम दे देते हैं, इसका E0 का वैल्यू है 0.94। सेकेंड, आपको E0 दे दिया गया है Cl माइनस हाफ Cl2, इसका E0 का वैल्यू है -1.36 वोल्ट। और आपको थर्ड रिएक्शन, जो कि रिएक्शन क्या बन जाएगा, OCl माइनस गिव्स हाफ Cl2, आपको इसका E0 पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। आपका दूसरे वाले रिएक्शन में इधर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और इधर आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन जिसका E0 आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, रिएक्शन के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाएंगे। आपको रिएक्शन नंबर 3 चाहिए। रिएक्शन नंबर 3 कैसे मिलेगा, जब आप रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा OCl माइनस और इधर बच जाएगा हाफ Cl2। ओके, तो रिएक्शन नंबर 3 इज इक्वल टू करेंगे रिएक्शन नंबर 1 प्लस रिएक्शन नंबर 2, और यही रिलेशन डेल्टा G0 में लग जाता है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। डेल्टा G0 का फॉर्मूला हमें पता है -NF E0, तो इधर हो गया माइनस, तीसरे वाले का है 1 F E03 इज इक्वल टू माइनस, पहले वाले का है 2 माइनस N F E01 और प्लस माइनस दूसरे वाले रिएक्शन का है 1 F E02 माइनस 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 F हर जगह से गया। तो आपका क्या रिलेशन आया, E03 इज इक्वल टू आ गया 2E01 प्लस E02। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू E01 का वैल्यू है 0.94
प्लस और इसका वैल्यू है -1.36। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.92 वोल्ट, जो कि होगा हमारा 0.52 वोल्ट, सॉरी 0.52 वोल्ट, जो कि हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। आपको दे दिया गया है E0 और आपको दे दिया गया है एक सेल का रिप्रेजेंटेशन और आपसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो हमारा जो काम रहता है हम लोग वही करेंगे। एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। Cr गिव्स Cr + 3e। हमें यहाँ पर E0 चाहिए Cr से Cr + 3 का, तो जो कि यहाँ पर आपको रिडक्शन देके रखा है, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए प्लस 0.72 वोल्ट हो जाएगा। ये हम लोग कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। Fe + 2e से गया Fe। यहाँ पर हमें E0 चाहिए Fe + 2 Fe का, जो कि देके रखा है -0.42 वोल्ट। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। सेल रिएक्शन हो जाएगा Cr Fe + 2 Cr + 3 Fe। E0 सेल हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.30। तो E0 सेल हमारा आ गया। उसके बाद E सेल निकालेंगे। E सेल = E0 सेल -0.059 या 0.06 लिख दो, डिवाइडेड बाई n का वैल्यू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cr + 3, जो कि है 0.1, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Fe + 2, जो कि है 0.01। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ई सेल का वैल्यू आ जाएगा 0.27 वोल्ट। 0.27 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। मतलब यहाँ पर 0.059 अगर लेंगे तो आंसर आएगा 0.26। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 58। इफ द फॉलोइंग हाफ सेल हैव E0 वैल्यू। आपको इन दोनों रिएक्शन का, दो रिएक्शन का E0 दे दिया गया है, तीसरे रिएक्शन का E0 पूछा है। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो आप क्या करोगे, रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 कैसे आएगा, तो रिएक्शन नंबर 3 तब आएगा जब आप रिएक्शन नंबर 1 में आप क्या कर दो, ऐड कर दो सिंपली। जब भी ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये गया है ना, यहाँ पर आ जाएगा A + 3 इलेक्ट्रॉन और इधर A आ जाएगा। सही है। रिएक्शन 1 में रिएक्शन नंबर 2 को ऐड कर दो। सेम यही रिलेशन ΔG0 में लगा दो। और ΔG0 का फिर से फॉर्मूला लिख दो। ΔG0 का फॉर्मूला होता है -NFE0 सेल। अभी अभी हम लोगों ने किया है। तो -N का वैल्यू तीसरे वाले रिएक्शन में कितना है, -NF। इधर हम E0 3 लिखते हैं। माइनस पहले वाले के लिए कितना है, 1F E0 1 प्लस -NF E0 2। माइनस हर जगह से उड़ा दीजिए, F भी हर जगह से उड़ा दीजिए। तो E0 3 इज इक्वल टू आपका क्या आया है E0 1 प्लस 2 E0 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E0 1 कितना है भाई, E0 1 है Y2 प्लस 2 इंटू E0 2 कितना है -Y1 डिवाइडेड बाई 3। हमारा आंसर आया Y, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा Y2 माइनस 2Y1 डिवाइडेड बाई 3। Y2 माइनस 2Y1 डिवाइड बाई 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 58 का होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन वंस अगेन। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी NaCl का दे दिया गया है, KCl का दे दिया गया है, KBr का दे दिया गया है। ये तीन वैल्यू आपके सामने है। एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस का भी दे दिया गया है और पूछा है किसका, Na प्लस का। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaBr निकाल लें फ्रॉम द इन तीनों से, NaCl, KCl और KBr से, तो NaBr का निकालना है तो हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी NaCl का,
लेना पड़ेगा क्योंकि इधर से Na प्लस आयन मिल जाएगा, और Br माइनस हमें मिल जाएगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी KBr से, राइट। जब हमने इधर से Na ले लिया, Br ले लिया, तो एक्स्ट्रा क्या रह गया Cl/K, मतलब हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका माइनस करना पड़ेगा, KCl का। ओके, तो ये वैल्यू आप पुट करिए, तो NaCl का वैल्यू कितना देके रखा है 126.5 प्लस KBr का वैल्यू देके रखा है 151.5 और KCl का वैल्यू है 150। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 128 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो आपने यहाँ से निकाला किसका, NaBr का। उसके बाद आप लिख सकते हैं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी NaBr इज इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस। यहाँ पर इसका वैल्यू हमें पता चल गया 128। Na प्लस का आपको पता लगाना है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और Br माइनस का हमें दे के रखा है 78। तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस हो गया 128 माइनस 78 दैट इज 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज अ रेसिस्टेंस। आपको मोलैरिटी दे दिया है 0.01 मोलर, आपको रेसिस्टेंस R दे दिया है 40 ओम। सेल हैविंग सेल कांस्टेंट, आपको सेल कांस्टेंट G दे दिया है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। देन मोलर कंडक्टेंस पूछा है, तो मोलर कंडक्टेंस का आपका कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू K डिवाइडेड बाई M। तो हमें M पता है, K नहीं पता। अब K है आपका कंडक्टिविटी, तो K इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये सब हम लोग जानते हैं। तो हम सबसे पहले इधर से अगर कंडक्टिविटी निकाल लें तो ये हो गया C कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे 1 बाई रेसिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू आपका आ गया 1 बाई 40 इंटू सेल कांस्टेंट कितना है 0.4। तो ये आपका कंडक्टिविटी आ जाएगा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर -2। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1000 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.01। आपका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 दैट इज ऑप्शन नंबर 4। वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 का बात करें तो इतना कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब Q का वैल्यू दे दिया है 10800 कुलम पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड। इतना ग्राम ऑफ अ मेटल, कोई मेटल है उसका वेट दे दिया है 2.977 ग्राम। ओके, विथ एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास भी दे दिया है 106.4 ग्राम। द चार्ज ऑन द मेटल कैटायन इज, चार्ज कितना होगा? तो भाई हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था I इंटू टी डिवाइडेड बाई 9650। I इंटू टी को हम क्या बोलते हैं Q डिवाइडेड बाई 96500। तो Q का वैल्यू है 10800 डिवाइडेड बाई 96500, है ना। एक बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर ही तो निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाला 10800 डिवाइडेड बाई 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2.977 डिवाइडेड बाई 106.4 इंटू एन फैक्टर। यहाँ से एन फैक्टर निकालिएगा तो एन फैक्टर का यहाँ पर से आपका वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में किसका यूज होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है बिल्कुल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। तो ये दोनों होता है, मतलब हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का भी इलेक्ट्रोलाइसिस देखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी देखा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन इज। के का वैल्यू है 10 × 10⁻30, कैलकुलेट ई नॉट। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, log k इज इक्वल टू n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू ई नॉट सेल का वैल्यू आपको दे दिया है, सॉरी ई नॉट सेल का वैल्यू ही पूछा गया है, डिवाइडेड बाई 0.059, है ना। तो इधर हो गया आपका log 10⁻30, इधर हो गया 6 इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। तो इधर से आप सॉल्व कर लीजिए। तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10/30 का वैल्यू 30 हो गया। तो 30 इंटू 0.059 इंटू 6, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? आपका आंसर आ जाएगा 0.2955 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड। आपके पास एक वीक एसिड है। अच्छा, आपको वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, आइए करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक वीक एसिड है तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? H+ एंड A-। ओके, इसका कंसंट्रेशन C है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे? C - C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड K इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ha। C से C गया तो Ka इज इक्वल टू हमारा आया है C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो, फॉर वीक एसिड अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो K इज इक्वल टू हो गया C इंटू अल्फा स्क्वायर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से Ka इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा C², इधर आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर ऊपर से, है ना, इधर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर हो गया, नीचे इधर आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 2 है, इधर 1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इधर आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इधर आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। बस इसको सॉल्व करना है और फाइनल एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो बस यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, ये फॉर्मूला ध्यान रख के यहाँ पे अल्फा की जगह पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kp दे दिया गया है 10⁻⁻6 ATM क्यूब, ये Kp1 है माय डियर, और आपको Kp2 दिया है 10⁻⁻4 ATM क्यूब, दो अलग अलग टेम्परेचर पर। T1 का वैल्यू है 298 केल्विन एंड T2 का वैल्यू है 323 केल्विन।
और आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट का वैल्यू पूछा गया है। तो आपको याद है कि नहीं याद है पता नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला दिया गया था log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। सॉरी, यहाँ पर T1 माइनस T2 था, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो बस इसी फॉर्मूला पे आपको पुट करना है। K1, K2, T1, T2 सब कुछ दिया हुआ है। R का वैल्यू 8.314 लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 147.4 किलो जूल, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज K एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट इज Q। फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन आपको K और Q का वैल्यू दे दिया गया है 0.33। ओके, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि Q का वैल्यू ग्रेटर देन है K से, और हम ये जानते हैं कि K और Q अगर इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। Q लेस देन K होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और Q अगर ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन आपका किधर जाएगा, बैकवर्ड में। और अगर बैकवर्ड में जाएगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आपको चूज करना है द रिएक्शन मिक्सचर विल इक्विलिब्रिएट टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट स्पीसीज। यस, बैकवर्ड में जाने से रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब मोर रिएक्टेंट बनेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 फॉर होमोजेनियस गैसियस मिक्सचर यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछा गया है। तो यूनिट ऑफ Kc अगर आपको याद हो, क्या बोला गया था, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा n, where delta n is sum of gaseous moles of product minus sum of gaseous moles of reactants। तो sum of gaseous moles of product कितना दिख रहा है, 10, माइनस रिएक्टेंट कितना दिख रहा है, 9, मतलब ये 1 हो गया, मतलब मोल पर लीटर का पावर 1, मोल पर लीटर का पावर 1। ऑप्शन नंबर 1 67 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 68 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया है और इस रिएक्शन का पूछा गया है। ओके, अच्छा, इस रिएक्शन का K डैश है, इस रिएक्शन का K है और दूसरे वाले रिएक्शन का K डैश है। तो आपको K और K डैश में रिलेशन बताना है। तो अगेन वही वाला बात कि हम लोग पहले इन दोनों रिएक्शन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो रिएक्शन नंबर 2 कैसे आएगा, जब हम हाफ इंटू रिएक्शन नंबर क्या कर देंगे, 1। और हमें पता है कि जो रिलेशन रिएक्शन में आता है वही सेम रिलेशन log K में लग जाता है। तो इधर से लिखेंगे log K2 इज इक्वल टू हाफ इंटू log K1। इधर से हो गया log K2 इज इक्वल टू log K1 का पावर 1/2। तो K2 इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर K1। K2 का वैल्यू है आपका कितना, K डैश। तो K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर K। K डैश इज इक्वल टू रूट अंडर K। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 68 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एट अ गिवन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे दिया गया है। ओके, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो जस्ट अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया। तो यहाँ पर रिएक्शन नंबर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस रिएक्शन नंबर 1, मतलब log K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे माइनस log K1, या फिर आप लिखेंगे log K2 इज इक्वल टू log 1/K1। तो आपका रिलेशन क्या आया, K2 इज इक्वल टू 1/K1। तो इसका K1 का वैल्यू दे दिया है आपको 1 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4.2 इंटू 10⁻²। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 इक्विलिब्रियम प्रेशर इज दिस, व्हाट इज Kp ऑफ द रिएक्शन।
आपको ये रिएक्शन दे के रखा है और आपसे Kp पूछा है, तो इस रिएक्शन के लिए Kp इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। ओके, अब ये जो रिएक्शन है हमारा NH4HS सॉलिड गिव्स NH3 गैस प्लस H2S गैस, अगर मान लीजिए टोटल प्रेशर P है तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, P/2, इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, P/2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P/2 इंटू P/2, मतलब क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू P²/4। तो P²/4, P का वैल्यू यहाँ पर आपको दे दिया है 0.660 का स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.109। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI इज एसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो ये रिएक्शन है आपका, ध्यान दीजिएगा, 2HI गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। 50% HI ही डिसोसिएट हुआ है, तो अगर ये 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, राइट। अब आप Kc लिख लीजिए, तो Kc इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मतलब अल्फा बाई 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करिए, वैल्यू सबका पुट करिए, ये हो गया अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू, और यहाँ पर एक गलती हो गया है, यहाँ पर अल्फा ही हम लोग लिखते हैं, 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस अल्फा होगा, नॉट 2 अल्फा। ओके, तो 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 50%, तो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.25, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच अकर्स, ये एक रिएक्शन है, आपको दे दिया गया है स्पेसिफिक कांस्टेंट आर दिस एंड दिस फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। स्पेसिफिक कांस्टेंट को ही हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ये आपको पता है, आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि रेट कांस्टेंट को दूसरा नाम हम लोग स्पेसिफिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये आपका हो गया 0.25 डिवाइडेड बाई 5000, आंसर 5 इंटू 10 टू द पावर -5। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कांस्टेंट को ही रेट कांस्टेंट बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन है, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू A है, आपको इस रिएक्शन का Kp लिखना है। आइए लिखते हैं Kp। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया गया है। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो अगर ये 1 है तो ये कुछ नहीं होगा, 1 माइनस अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, तो टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल एंटी, चलो ठीक है एंटी ही लिख देते हैं। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये से यहाँ से गया, ये कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। अब हम लिखेंगे Kp, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो PCl3 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P, इसका भी वही होगा 1 प्लस अल्फा इंटू P डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा
1 प्लस अल्फा इंटू पी। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक p से एक p गया। ओके, तो यहाँ से kp इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई यहाँ से एक ये भी गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा लिया है, आपके क्वेश्चन में ए दिया है, तो बस आप अल्फा को ए से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। आपके पास एक रिएक्शन है 2NoCl gives 2No plus Cl2, राइट, और आपको दे दिया है टोटल प्रेशर 180 m एंड पार्शियल प्रेशर NoCl का दे दिया है 0.64 और Kp पूछा गया है। तो अगर इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P है, तो इसका क्या लिखेंगे, P माइनस 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा। ओके, अब हम जब इसके लिए दो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा ताकि अल्फा का वैल्यू निकल जाए। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया P माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये यहाँ से गया, ये कितना बना, P प्लस अल्फा। तो एक इक्वेशन तो टोटल प्रेशर का बन गया, P प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1, और दूसरा पार्शियल प्रेशर दे दिया है NoCl का, तो P माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.64। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो P से P गया है ना, तो इधर आ जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 0.36, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.12, तो अल्फा का वैल्यू आ गया। उसके बाद आप Kp इज इक्वल टू, तो Kp इज इक्वल टू आपका हो गया, Kp इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NaCl है, ये NoCl का स्क्वायर। तो आपको सब कुछ पता चल गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना है, 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 0.24 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अल्फा है, मतलब 0.12, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NoCl आपके क्वेश्चन में ही देकर रखा है 0.64 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 16.875 इंटू 10 to the power -3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 75, आपसे बोला गया है कि एक रिएक्शन है, व्हाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इफ द मिक्सचर ऑफ 2 मोल, मतलब रिएक्शन पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है तो ए, बी और सी के पास टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, 2। ओके, तो ये है रिएक्शन 2A गैस B प्लस 3C। ओके, इक्विलिब्रियम पर इसका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है और इसका भी क्या है, 2 मोल है। तो Kc इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पार्शियल प्रेशर ऑफ C का पावर 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी पार्शियल प्रेशर नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर 3 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो Kc का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, Kc कितना है 16, तो इधर लिख दीजिए 16, इधर लिख दीजिए B का कंसंट्रेशन कितना होगा 2/V, क्योंकि वॉल्यूम ही निकालना है अपने को, इधर 2/V का पावर 3, इधर 2/V का पावर 2। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से V का वैल्यू निकालिए। जब यहाँ से आप V का वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो मैं आपके सामने, मैं आपका अंकित सर, केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो मैं आपके लिए जो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 से, और होपफुली आपका जो नीट का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा और होपफुली आप अपना बेस्ट दे रहे होगे। ये उम्मीद है कि आप जितना बेस्ट दोगे अपना, उतना आउटकम आपका अच्छा आने वाला है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये देखो आप इसमें लिखा हुआ क्या है,
लिखा है बच्चों कि द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl, आप क्या ऐड कर रहे हो? HCl ऐड कर रहे हो। कहाँ ऐड कर रहे हो? प्रोपीन में। लेकिन देखो साथ में क्या लिखा है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? पेरोक्साइड। तो आपको बच्चों ये बात पता है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, ये केवल बच्चों आपने सीखा है कि ये केवल कहाँ एप्लीकेबल होता है? HBr में। तो यहाँ तो HCl है बच्चों, मतलब यहाँ पे पेरोक्साइड का कोई सेंस बनता नहीं है। तो आप देखिए ये आपका प्रोपीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड क्या? CH2, और आप यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो? HCl। तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इसका कोई सेंस यहाँ पे है नहीं। तो जब आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आप इंटरमीडिएट क्या बनाओगे? कार्बोकेटायन। और कहाँ रखोगे? सेंटर पे प्लस रखोगे। क्यों? क्योंकि ये मोर स्टेबल है। यहाँ माइनस हो जाएगा। HCl कैसे ब्रेक होगा बच्चों? H प्लस और क्या? Cl माइनस। H प्लस यहाँ अटैक करेगा, बताओ ये क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस क्या? CH3। ये बन गया अपन का क्या? इंटरमीडिएट। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द क्या बच्चों? करेक्ट चॉइस। अब देखिए क्या बोला है बच्चों, बोला है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन बोल रहा है, बोला आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट X। X पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे है Br रेडिकल। क्या है बच्चों? Br क्या? रेडिकल। तो बच्चों ये रेडिकल वहीं पे जाएगा जहां पे रेडिकल क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो आप देखो ये है CH3 CH, इससे लगा है ड्यूटोरियम। ये है CH, इससे कनेक्टेड है CH3, और इससे क्या है कनेक्टेड? CH3। तो बच्चों मैं इस H को बाहर निकालता हूं, आप ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो रहा है? CH3 CH D C रेडिकल CH3 CH3। तो आप देख पा रहे हो कि इस कार्बन के ऊपर जो रेडिकल है ये मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि आप देखो इधर से भी प्लस आई है, इधर से भी क्या है? प्लस आई। मतलब यहाँ पे लगेगा Br रेडिकल। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखो बच्चों क्या पूछता है, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल को कहाँ लेके गया है? अल्केन में। तो आपको पता है ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये है उल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना बच्चों। और ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये है HI और क्या? फास्फोरस। तो आप देखो बस यही रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो आपको पता है कि अगर HI होगा तो ये तो होगा, ये साथ में ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, इसमें भी सेम होगा। और क्लेमेंसन में पता होगा आपको कि इस OH के जगह में क्या आ जाता है? Cl। तो OH में तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या होगा? उल्फ किस्नर होगा, जो केवल कार्बोनिल को क्या किया होगा? रिड्यूस किया होगा। अब देखो क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि ब्यूट वन इन, और आपको इसको कहाँ कन्वर्ट करने बोल रहा है? इसको आपको कन्वर्ट करने बोल रहा है ब्यूटेन में। मतलब CH3 CH2 CH2 क्या? CH3। मतलब डबल बॉन्ड क्या हुआ? हाइड्रोजनेट हुआ। तो ऐसा कौन करता है? H2 और साथ में क्या लेते हैं? पैलेडियम। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो इवन रिएक्शन मोस्ट इजिली। कौन इवन मोस्ट इजिली करेगा? तो आपको पता है जहां पे कार्बोकेटाइन क्या होगा? मोस्ट क्या? स्टेबल। तो यहां कार्बोकेटाइन बनाता हूं और यहां बनाता हूं, तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहां पे लिविंग ग्रुप कौन है? Br। यहां पे लिविंग ग्रुप कौन है? I। और आपको पता है कि I इज बेटर लिविंग ग्रुप देन क्या? Br। मतलब ये जल्दी बाहर जाएगा और जल्दी से क्या शो करेगा? ये इवन रिएक्शन। अब देखो क्या लिखा है, 2 ब्यूटाइन। ये देखिए 2 ब्यूटाइन, और आपने यहां पे क्या लिया है? लिथियम लिया है, और साथ में क्या लिया है? लिक्विड क्या? एमोनिया। और आपको पता है इसको आप क्या बोलते हो? बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हो? बर्च क्या? रिडक्शन। और ये एंटी एडिशन देता है। कैसा एडिशन देता है? एंटी। मतलब जो दोनों H आता है वो कहाँ से आता है? अपोजिट साइड से। कहाँ से आता है? अपोजिट साइड से। तो आपको पता है कि अगर दोनों H
अपोजिट साइड से आएगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, ट्रांस बनेगा, मतलब बन जाएगा ट्रांसब्यूट टू इन। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है बच्चों द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। ये देखिए 2-ब्रोमोब्यूटेन, और आपने यहां पे क्या लिया है, एल्कोहलिक KOH। तो आप देखिए बच्चों यहां से Br जाएगा और यहां से जब H जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, मतलब बनेगा ब्यूट 2 इन बनेगा। और अगर बच्चों यहां से Br जाएगा और यहां से H जाएगा तो ये क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन बनेगा। तो आपको पता है कि इसमें सेट जब प्रोडक्ट लेते हैं तो ये वाला क्या होगा, मेजर, और ये क्या होगा, माइनर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लिखा हुआ है 2-ब्यूटीन एज द मेजर प्रोडक्ट, सही बात है। अब देखो बच्चों ये रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। तो देखिए यहां पे हम लोग फॉलो करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या फॉलो करते हैं, मार्कोनिकॉफ क्या रूल। लेकिन आप याद रखना कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया जाता है, लेकिन यहां पे शिफ्टिंग नाम का कोई चीज नहीं होता, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, शिफ्टिंग भी नहीं होता, एक्सपेंशन भी नहीं होता, और कंट्रैक्शन भी नहीं होता। बस केवल मार्कोनिकॉफ रूल आपको लगाना है। तो आप बताओ अगर नॉर्मली आप अगर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते तो यहां प्लस रखते ना, तो बस वहां पे क्या लगा देना है आपको, OH लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या लिखा है देखो बच्चों, लिखा है एडिशन ऑफ HI ऑन डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन। ये देखिए ये बच्चा हो गया प्रोपीन, और बताओ इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, HI। तो क्या बन रहा है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, नॉट एन प्रोपाइल। सही बात है, क्योंकि एन प्रोपाइल आयोडाइड का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2I। तो ये तो नहीं बनेगा, तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर तो यहाँ लगेगा ना, यहाँ बनेगा ना कार्बोकेटाइन। तो बोलता है दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, सही बात है, ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से यहाँ कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर क्या, स्टेबल। अब देखिए आपने यहां पे लिया कैल्शियम कार्बाइड, उसका क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको पता है ये एसिटाइलिन बनता है। अब एसिटाइलिन का आप क्या कर रहे हो, हाइड्रेशन कर रहे हो। तो ये तो आपको पता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O क्या, H। अब आप यहाँ पे क्या लेते हो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, निकेल, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा CH3 CH2OH, मतलब अपन का आंसर होगा इथानॉल। ऐसा कोई ऑप्शन है। अब ये देखो ये तो भैया ये कराता है डीहेलोजिनेशन। जैसे आप यहाँ से जिंक लोगे, क्या बाहर जाएगा, ZnBr2, जिंक लोगे क्या बाहर जाएगा, ZnBr2, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए प्रोपीन, ये हो गया आपका प्रोपीन, आपने क्या लिया Cl2 और कितना हीट किया 500 to 600। भैया ये तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ से जो Cl रेडिकल जाएगा वो कहाँ बनेगा, एलाइलिक कार्बन पे कनेक्ट होता है। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, तो मतलब क्या बनेगा, एलाइल क्लोराइड। अब क्या बोल रहा है कि आप HCl ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, ऐड आपको करना है 3,3,3 ट्राइक्लोरो क्या, प्रोपीन। अब आप यहाँ क्या ऐड करना चाहते हो, HCl ऐड करना चाहते हो। तो बच्चों अगर मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मैं प्लस यहाँ नहीं रखूंगा, क्योंकि ये -I ग्रुप है, ये खींचेगा, इसलिए मैं प्लस यहाँ रखूंगा, तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, प्लस माइनस CCl3। HCl कैसे ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस, H प्लस यहाँ आएगा, Cl माइनस यहाँ आएगा। बताओ क्या बनता हुआ दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है Cl CH2 CH2 CCl3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1।
बोलता है कि द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू डिक्लोराइज ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब आपको पता है कि ये एरोमेटिक है, तो भाई ये एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल है, तो ये डिक्लोराइज नहीं कर पाता। ये भी एरोमेटिक है, यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे है, मतलब ये डिक्लोराइज कर पाएगा। अब देखो क्या लिखा है, पेंट मतलब 5 कार्बन आपके पास है ना, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड और 2 पे क्या है मिथाइल। अब इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनल बनेगा और प्रोपेनॉन बनेगा। मतलब कौन सा आंसर होगा अपना 3। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो और जोर लगाओ, अभी भी आपके पास 4 मंथ का टाइम है, अच्छे से पढ़ो, अपना बेस्ट दो, आप जरूर मंजिल पाओगे, ये बात को याद रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।